नमस्कार। आज की बात में आपका स्वागत है। साल के दूसरे दिन शुरुआत करेंगे लालू यादव की बात से। लालू यादव बहुत दिनों के बाद बोले, दो चार वाक्य बोले, लेकिन उनके इन दो चार सेंटेंसेस ने बिहार की राजनीति में सबको चक्कर में डाल दिया। लालू यादव ने कहा कि नीतीश कुमार के लिए उनके दरवाजे खुले हैं, नीतीश कुमार को भी अपने दरवाजे खुले रखने चाहिए। लालू ने कहा उन्होंने नीतीश के सारे गुनाह माफ कर दिए हैं, पुरानी बातों को पीछे छोड़ दिया है। अब नीतीश अगर साथ आते हैं तो उनके साथ काम करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। लालू के इस बयान ने सबको चौंका दिया, क्योंकि 2 दिन पहले की बात है। तेजस्वी यादव ने कहा था कि नीतीश के साथ अब समझौते की कोई गुंजाइश नहीं है, उनके लिए आरजेडी के दरवाजे बंद हैं। लेकिन आज लालू यादव ने जो कहा वो बिल्कुल उल्टी बात थी, इसलिए बिहार की राजनीति में हलचल हुई। हालांकि जेडीयू के नेताओं ने लालू यादव की बात को शिगुफा कहकर खारिज कर दिया, कहा इसमें कोई दम नहीं है। लेकिन नीतीश कुछ नहीं बोले, सिर्फ मुस्कुराकर निकल गए। नीतीश की चुप्पी ने अटकलों को और हवा दे दी। अब आरजेडी, जेडीयू, बीजेपी, कांग्रेस, बिहार में सारी पार्टियों के नेता पूरी तरह कंफ्यूज्ड हैं। किसी को समझ नहीं आ रहा आखिर चल क्या रहा है, लालू और नीतीश के दिल में क्या है, आरजेडी और जेडीयू की रणनीति क्या होगी। आज तेजस्वी और नीतीश का आमना सामना हुआ तो नीतीश ने तेजस्वी की पीठ थपथपाई। इस तस्वीर ने आग में घी का काम किया। अब सवाल है कि लालू का बयान आरजेडी का स्टैंड है या फिर तेजस्वी की बात सही है, या लालू और तेजस्वी के विरोधाभासी बयान नीतीश कुमार को घेरने का मिला जुला खेल है। लालू यादव ने नीतीश कुमार को दोस्ती का न्योता चलते फिरते हल्के फुल्के अंदाज में नहीं दिया। बाकायदा एक इंटरव्यू अरेंज किया गया। आराम से बैठकर इत्मीनान से लालू ने पूरी बात कही, साफ साफ लफ्जों में कही। इसलिए यह तो तय है कि लालू ने जो कहा वो सोच समझ कर कहा। उनके बयान से असमंजस इसलिए हुआ क्योंकि तेजस्वी यादव लगातार कहते रहे हैं कि नीतीश के साथ दोबारा दोस्ती का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। 3 दिन पहले तेजस्वी यादव ने सीतामढ़ी में साफ साफ कहा था कि नीतीश कुमार के साथ सरकार चलाना अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है। नीतीश कुमार के लिए आरजेडी के दरवाजे पूरी तरह बंद हैं। महागठबंधन में उनकी एंट्री बिल्कुल भी नहीं हो सकती। अब हैरानी की बात है कि लालू यादव ने जब नीतीश से दोस्ती की बात कही, उससे पहले तेजस्वी ने कल फिर कहा था बिहार ने नीतीश कुमार की विदाई तय कर दी है। पुराने बीज बार बार डालने से खेत की पैदावार कम हो जाती है। नीतीश कुमार को 20 साल हो गए, इसलिए बिहार में अब नए बीज की जरूरत है। माननीय मुख्यमंत्री जी को भी नए साल की शुभकामनाएं देते हैं और हम सब लोग जान रहे हैं कि इस साल में हमारे मुख्यमंत्री नीतीश चाचा जी का विदाई तय है। अभी तो ऐसे ही विदाई यात्रा में घूम रहे हैं, पता नहीं कहाँ घूम रहे, किससे मिल रहे, किससे बात कर रहे, पता ही नहीं चल रहा। तो हम लोग देखिए 20 साल से बिहार ने उनको मौका दिया, अब वो ही टायर्ड, अब थक चुके हैं। 20 साल में अगर खेतों में एक ही ब्रांड का एक ही बीज अगर 20 साल तक बोगे तो ज़मीन भी बर्बाद होता है, फसल भी नहीं हो पाता। तो अब समय आ गया है नए ब्रांड का नया बीज लगाने का, और इससे फसलें भी अच्छी आएंगी और आने वाली नस्लों का भविष्य भी बेहतर होगा। तो इस नए साल में बिहार को आगे बढ़ाना है। बिहार से बेरोजगारी और एनडीए का विदाई तय है। नीतीश कुमार को लेकर लालू और तेजस्वी के विरोधाभासी बयानों से बिहार के नेता कंफ्यूज हो गए, और ये कंफ्यूजन आज उस वक्त और बढ़ गया जब नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव का आमना सामना हुआ और दोनों दोस्ताना अंदाज में मिले। असल में आज बिहार के नए राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान का शपथ ग्रहण समारोह था। इस कार्यक्रम में बिहार के सभी बड़े नेता पहुंचे थे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी थे और विपक्ष के नेता के तौर पर तेजस्वी भी मौजूद थे। शपथ ग्रहण के बाद नीतीश जब जाने लगे तो सारे मंत्री और नेता लाइन में खड़े थे, लेकिन नीतीश तेजस्वी को देखकर रुके,
मुस्कुराए, तेजस्वी के कंधे पर हाथ रखा, उनकी पीठ थपथपाई। दोनों के बीच 1 मिनट की बातचीत हुई। इसके बाद नीतीश बाहर निकले तो लालू यादव के बयान पर उनसे रिएक्शन मांगा गया, लेकिन नीतीश ने कुछ नहीं कहा। अपने चित परिचित अंदाज में सिर्फ हैरानी जताई और मुस्कुराकर चले गए। आप क्या बोल रहे हैं? लालू यादव ने स्वागत किया है, कह रहे हैं कि आएंगे तो हम ले लेंगे हम लोग। अरे भाई आज ओथ का दिन है, आज पॉलिटिकल चीजें मत रेस करिए। नीतीश ने सिर्फ इतना कहा, वो क्या बोल रहे हैं। उन्होंने लालू यादव के बयान पर कोई खास रिएक्शन नहीं दिया, तो इसके बाद जेडीयू के नेताओं ने मामले को हल्का करने का प्रयास किया। जेडीयू के नेता, केंद्र सरकार में मंत्री ललन सिंह ने कहा, लालू यादव ने क्या कहा, क्यों कहा, ये वही जाने। रही बात नीतीश कुमार की, उनके कहीं और आने जाने की, तो ये फिजूल की बात है। छोड़िए ना, लालू जी क्या बोलते हैं, लालू जी क्या नहीं बोलते हैं, कि जाके लालू जी से पूछिए। हम लोग एनडीए में हैं और मजबूती से एनडीए में। नई सरकार बनाएंगे सर। छोड़िए ना भाई, किस क्या बात, कौन क्या बोलता है उस पर प्रतिक्रिया हम देते रहे। बोलने के लिए आजादी है, फ्रीडम है, तो आजादी है, फ्रीडम है, तो कुछ बोलते रहेंगे। इसके बाद जेडीयू के नेता और नीतीश कुमार की सरकार में मंत्री विजय चौधरी कैमरे के सामने आए। विजय चौधरी ने कहा, जेडीयू में कोई कंफ्यूजन नहीं है, कंफ्यूज तो आरजेडी है, इसीलिए लालू और तेजस्वी अलग अलग जुबान बोल रहे हैं। विजय चौधरी ने कहा, बिहार के चुनाव में लालू यादव को हार साफ दिखाई दे रही है, वो परेशान हैं, बेचैन हैं, इसलिए नीतीश कुमार को बुलाना चाहते हैं, लेकिन इस बात का कोई मतलब नहीं है। इसके बाद बीजेपी के नेताओं ने भी यही बात कही। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा, लोकसभा चुनाव में महागठबंधन की जो हालत हुई, उसके बाद लालू यादव घबरा गए हैं, इसीलिए वो इस तरह की बातें कह रहे हैं। सम्राट चौधरी ने कहा, नीतीश लालू को अच्छी तरह जानते हैं, इसलिए वो ऐसी बातों में नहीं आने वाले। इस सवाल पर बीजेपी, जेडीयू और आरजेडी के नेता संभल कर बोल रहे हैं। लेकिन मजे की बात यह कि लालू के बयान से कांग्रेस को मजा आ रहा है। बिहार में कांग्रेस विधायक दल के नेता शकील अहमद खान ने नीतीश कुमार की तारीफ की। कहा, नीतीश कुमार विचार से गांधीवादी हैं, लेकिन गॉडसेवादियों के साथ हैं। साथ बदल सकता है, लेकिन विचार तो नहीं बदलते। शकील अहमद खान ने कहा, नीतीश कुमार को लेकर लालू यादव ने अगर कुछ कहा है तो उसका मतलब है कौन जाने भविष्य में क्या होगा। हम ये मानते हैं कि नीतीश जी गांधी के विचारधारा को मानते हैं। बापू टावर बनाया, बापू के संदेशों को साथ में रखते हैं, हमेशा उनके टेबल पे रहता है। गोडसेवादियों के साथ क्या कर रहे हैं? गोडसेवादियों को छोड़ करके आए तो गांधीवादी का देश है, ये साथ रहेंगे। यानी कांग्रेस भी चाहती है कि नीतीश कुमार एनडीए को छोड़कर महागठबंधन में आ जाए। विचार बदलें, विचार बदलें, विचार बदल के आए। विचार उस विचार के साथ न रहें जिस विचार से फायदा नहीं है। क्या अंदर खाने कुछ चल भी रहा है? ये हम कुछ नहीं जानते हैं। अंदर खाने क्या चल रहा नहीं चल रहा है, राजनीति में कभी भी कुछ हो सकता है। लेकिन शाम को तेजस्वी यादव एक बार फिर कैमरे के सामने आए। उन्होंने मामले को ठंडा करने की कोशिश की। कहा, इस बात को कोई मतलब नहीं है। तेजस्वी ने कहा कि रिपोर्टर पूछते रहते हैं, इसलिए कुछ न कुछ कहना पड़ता है। लालू जी ने भी कुछ कह दिया, उसका कोई मतलब नहीं निकालना चाहिए। आप पत्रकार लोग आप पूछते रहते तो क्या बोलेंगे? आप लोगों को ठंडाने के लिए बोले। चलिए, हालांकि तेजस्वी को लगता है कि लालू ने जो कहा उसका कोई मतलब नहीं निकालना चाहिए, लेकिन लालू यादव ने आज जो कहा वो पूरी तरह प्लान था, सोच समझकर शगुफा छोड़ा गया था। लालू अपने जीते जी तेजस्वी को चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पर देखना चाहते हैं और वो समझते हैं कि बिहार में जातियों के वोट जिस तरह से बटे हुए हैं, उसे देखते हुए तेजस्वी कांग्रेस और दूसरी पार्टियों के भरोसे मेजॉरिटी हासिल नहीं कर पाएंगे। आज नीतीश के पास जिस तरह का गठबंधन है, जिस तरह के जातिगत समीकरण है,
उसमें नीतीश कुमार बीजेपी के साथ मिलकर आसानी से सरकार बना लेंगे, फिर से मुख्यमंत्री बन जाएंगे। हालांकि तेजस्वी को भरोसा है कि नीतीश कुमार थके हुए हैं, पुराने हो चुके हैं और तेजस्वी को इसी में अवसर दिखाई देता है। वो अपने दिलो दिमाग में बिल्कुल साफ है कि अब नीतीश चाचा के साथ नहीं जाएंगे। नीतीश भी कई बार कह चुके हैं कि 2 बार गलती हो गई, अब कहीं नहीं जाएंगे, एनडीए में ही रहेंगे। बीजेपी साफ कह चुकी है कि नीतीश कुमार को फिर से सीएम बनाने में उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन सोचिए, फिर भी लालू यादव ने आज ये सियासी शरारत की। क्यों की? क्योंकि लालू राजनीति के चतुर खिलाड़ी हैं, कंफ्यूजन क्रिएट करने के मास्टर हैं। नीतीश का इधर उधर आने जाने का रिकॉर्ड खराब है। लालू ने इसी का फायदा उठाने के चक्कर में आज ये बयान दिया। लेकिन इसका नुकसान ये हो गया कि पहली बार आरजेडी में लालू और तेजस्वी एक दूसरे की बात काटते हुए दिखाई दिए, विरोधाभासी बयान देते हुए दिखाई दिए, एक दूसरे से असहमत दिखाई दिए। इसलिए अब कंफ्यूजन आरजेडी में है। बिहार की सियासत में एक और नए खिलाड़ी हैं, जन स्वराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर अब छात्रों के आंदोलन को चुनावी इशू बना रहे हैं। वो आज बिहार में बीपीएससी की परीक्षा को कैंसिल करने की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे स्टूडेंट्स के साथ आमरण अनशन पर बैठ गए। प्रशांत किशोर ने 2 दिन पहले ऐलान किया था कि अगर 48 घंटे के भीतर बिहार सरकार ने छात्रों की मांग नहीं मानी, छात्रों पर लाठीचार्ज करवाने वाले अफसरों के खिलाफ एक्शन नहीं लिया, तो वो छात्रों के साथ धरने पर बैठेंगे। सरकार ने उनकी मांग नहीं मानी, इसीलिए आज प्रशांत किशोर अपने कार्यकर्ताओं के साथ गांधी मैदान पहुंचे और गांधी प्रतिमा के नीचे आमरण अनशन शुरू कर दिया। लेकिन अनशन शुरू होते ही फिर से टकराव की स्थिति बन गई। प्रशासन का कहना है कि गांधी मैदान में धरने की परमिशन नहीं है। हाईकोर्ट ने धरने प्रदर्शन के लिए गर्दनी बाग का एरिया तय किया हुआ है, इसलिए प्रशांत किशोर का धरना गैर कानूनी है। वो गांधी मैदान से गर्दनी बाग में जाकर धरना दें। अगर ऐसा नहीं करते तो प्रशांत किशोर के खिलाफ एक्शन होगा। लेकिन प्रशांत किशोर जिद पर अड़े हुए हैं। उनका कहना है कि छात्रों को लेकर सरकार जो नाइंसाफी कर रही है उसके खिलाफ बोलने के लिए उन्हें किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है और वो लाव लश्कर के साथ नहीं आए हैं, अकेले यहाँ पहुंचे हैं। और जब तक सरकार छात्रों की मांग नहीं मानेगी वो पीछे नहीं हटेंगे, अनशन जारी रखेंगे। ये बिहार में युवाओं के साथ पिछले 10 वर्ष से हो रहे अन्याय के खिलाफ अनशन है। ये उस अहंकारी सरकार के खिलाफ अनशन है जिसके मुखिया नीतीश कुमार ने पिछले 15 दिन से धरने और अनशन पर बैठे हुए बच्चों से मिलना भी गवारा नहीं समझा। जबकि बच्चों ने सामने से कहा कि अगर मुख्यमंत्री एक बार मिल लें और मिलकर कह दें कि हम एग्ज़ाम नहीं करा सकते हैं तो हम लोग अपना आंदोलन वापस ले लेंगे। इसके बावजूद अपने अहंकार में नीतीश कुमार ने बच्चों से मिलना भी गवारा नहीं समझा। 2 बार बच्चों को उनकी सरकार ने, उनके अधिकारियों ने दौड़ा दौड़ा कर मारा है। बच्चों को इतनी चोट लगी है कि कम से कम 20 बच्चों का सीटी स्कैन हुआ है। इसलिए मैं आमरण अनशन पर बैठा हुआ हूँ, इन बच्चों के साथ खड़ा हूँ। सरकार को बात माननी ही पड़ेगी। जब तक सरकार नहीं बात सुनेगी तब तक बैठे हुए हैं। इस मुद्दे पर आंदोलन कर रहे छात्र प्रशांत किशोर के साथ हैं। छात्रों का कहना है कि सरकार पेपर लीक होने का सबूत छात्रों से मांग रही है, जबकि सबूत तो सरकार के पास है। एग्जाम का सीसीटीवी फुटेज सरकार रिलीज करे तो साफ हो जाएगा कि पेपर लीक हुआ या नहीं। छात्रों ने कहा जब तक बीपीएससी का एग्जाम रद्द नहीं होता, जब तक पूरी परीक्षा दोबारा कराए जाने का ऐलान नहीं होता, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। सर, आयोग को अपना निर्णय बदलना होगा और उसके लिए हम लोग डटे हुए हैं और डटे रहेंगे। हमारा धरना प्रदर्शन ही इसलिए है क्योंकि हमें री एग्जाम चाहिए। आप एग्जाम पेपर लीक करवा रहे हो, उसके बाद से री एग्जाम नहीं ले। पेपर लीक का सबूत तो सरकार मांग रही है, कह रही है पेपर लीक का सबूत तो दो। तो आप सीसीटीवी तो दो, पेपर लीक का सबूत तो आप ही का दो। आप तो आप आपके हाथ है ना। स्टूडेंट्स तो फोन लेके गए नहीं थे, कैमरा लेके गए नहीं थे कि वो आपको देंगे सबूत। फायर कर दें, गोली मरवा दें, लाठीचार्ज तो करवा दिए, अभी गोली भी मरवा दें। उनका काम है वो सब करना। आप लोग को हटा सकती है यहाँ से, हटा के दिखा दे आकर।
हटाकर दिखा दें आकर। इतनी पावर है उनमें, वो वर्दी उतार कर आ जाए, हम दिखा देते हमारे में पावर क्या है। डेलीगेशन में जब मैं गया था तो मुख्य सचिव जो हमारे थे, चीफ सेक्रेटरी, वो बहुत अच्छा रिस्पांस दिए थे। और उन्होंने क्या बोला था पता है? उन्होंने बोला कि 24 घंटे के अंदर ही हम जांच करवा लेंगे। पर हम लोगों ने कहा कि सर थोड़ा और अच्छे से जांच कर लीजिएगा, 48 घंटा में आप हम लोग को रिजल्ट दीजिए। पर उधर से कोई जवाब तक नहीं आया। सबसे शर्मनाक बात ये है, हम लोग को सबसे बुरा ये लग रहा। प्रशांत किशोर आमरण अनशन पर क्यों बैठे, इसकी वजह समझने की ज़रूरत है। एक तो ये कि प्रशांत किशोर छात्रों को गांधी मैदान लेकर गए थे और बाद में आरोप यह लगा कि जब छात्रों पर लाठी चली तो प्रशांत किशोर वहां से गायब हो गए। और दूसरी बात यह कही गई कि प्रशांत किशोर को सरकार की ओर से छात्रों का आंदोलन सबोटेज करने के लिए भेजा गया है। अब प्रशांत किशोर उसी गांधी मैदान में आमरण अनशन पर बैठे हैं, पुलिस की लाठी खाने को तैयार हैं, जेल जाने को तैयार हैं, लेकिन छात्रों का भरोसा जीतने के लिए यह करना जरूरी था। बिहार के बाद अब बात करते हैं दिल्ली की। दिल्ली में विधानसभा चुनाव बिहार से पहले होने हैं, इसलिए दिल्ली में चुनावी माहौल बनने लगा है। आज केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों के मुद्दे पर दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी मार्लेना को एक चिट्ठी लिखी। इसमें शिवराज ने दिल्ली के किसानों की स्थिति पर चिंता जताई और दिल्ली सरकार से किसानों के लिए देश भर में लागू की गई योजनाओं को दिल्ली में भी लागू करने की अपील की। शिवराज ने कहा, दिल्ली सरकार की जिद की वजह से केंद्र सरकार की योजनाओं का फायदा दिल्ली के किसानों को नहीं मिल रहा। केजरीवाल के मुख्यमंत्री रहते हुए किसानों के साथ धोखा हुआ। आतिशी उन्हीं की बात को फॉलो कर रही हैं, ये किसानों के साथ अन्याय है। शिवराज ने आतिशी से कहा कि वो किसान विरोधी रुख छोड़ें, राजनीति के चक्कर में किसानों का नुकसान न करें, केंद्र सरकार की स्कीम्स को दिल्ली में लागू करें ताकि यहां के किसानों की जिंदगी सुधर जाए। आतिशी को चिट्ठी लिखकर शिवराज साईं बाबा के दर्शन के लिए शिरडी चले गए। शिरडी में शिवराज ने कहा, दिल्ली के किसान उनसे मिलने आए थे, अपनी तकलीफ शेयर की थी, लेकिन मुश्किल यह है कि वो कृषि मंत्री होते हुए भी दिल्ली के किसानों के लिए कुछ नहीं कर पा रहे, क्योंकि जब तक दिल्ली सरकार कोई प्रस्ताव नहीं भेजती तब तक केंद्र सरकार की स्कीम्स का पैसा किसानों तक नहीं पहुंचने वाला। शिवराज ने कहा, आतिशी के लिए की चिट्ठी का मकसद सियासी नहीं है, उन्होंने सिर्फ किसानों की पीड़ा को दिल्ली सरकार तक पहुंचाने की कोशिश की है। ऐसा कई योजनाएं हैं हमारी, दिल्ली के किसान मुझसे मिले थे, उनको लाभ नहीं मिल रहा। पत्र में मैंने विस्तार से उल्लेख किया है, केंद्र सरकार अपनी तरफ से पैसा देने को तैयार है, लेकिन दिल्ली की सरकार उन योजनाओं का लाभ ले ही नहीं रही। लाभ दिल्ली की सरकार ने किसानों को लेना है, लेकिन केंद्र अपने आप पैसा नहीं भेजता। राज्य के प्रपोजल पर, प्रस्ताव पर केंद्र योजनाओं का पैसा भेजता है और दिल्ली से कई योजनाओं के केंद्र सरकार की कोई प्रस्ताव आए ही नहीं। राजनीतिक प्रतिस्पर्धा किसान के कल्याण में बाधा नहीं बननी चाहिए। केंद्र और राज्य दोनों को मिलके किसान के कल्याण की योजनाओं को नीचे लागू करना चाहिए। अब इसमें कई योजना ऐसी कि 60% पैसा केंद्र देता है, 40% राज्य को मिलाना पड़ता है। हम करते हैं केंद्र के प्रपोजल के आधार पर, उन्होंने वो प्रस्ताव भेजे नहीं, इसलिए मैंने पत्र। शिवराज की चिट्ठी पर आतिशी का जवाब आया। उन्होंने एक बयान जारी करके कहा कि बीजेपी की किसानों के साथ हमदर्दी वैसी ही है जैसी दाऊद इब्राहिम अहिंसा पर प्रवचन दे रहा हो। आतिशी ने कहा कि बीजेपी को पंजाब में किसानों का आंदोलन नहीं दिखाई देता। जगजीत सिंह डल्लेवाल 38 दिन से अनशन कर रहे हैं, इसलिए शिवराज सिंह को दिल्ली सरकार को ज्ञान देने के बजाय डल्लेवाल से बात करनी चाहिए। इसके बाद अरविंद केजरीवाल ने कहा कि केंद्र सरकार ने 3 साल पहले किसानों से जो वादे किए थे वो पूरे नहीं किए, इसलिए किसान फिर से प्रोटेस्ट करने के लिए मजबूर हैं। बेहतर होगा शिवराज अनशन पर बैठे किसानों की चिंता करें। और इसके बाद आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने कहा कि बीजेपी ने किसानों पर जुल्म किए हैं, इसलिए बीजेपी केजरीवाल को किसानों की भलाई का पाठ न पढ़ाए, चिट्ठी लिखने के बजाय एमएसपी की गारंटी दे।
मैं शिवराज सिंह जी से पूछना चाहता हूं, हमें जो जानकारी मिली है वो तीनों काला कानून किसानों का फिर से देश में मोदी जी और उनकी पार्टी लागू करना चाहती है। पहले इस पे सफाई दें, एमएसपी की गारंटी कब देंगे, कानूनी गारंटी उस पे अपनी बात रखें। डल्लेवाल जी का अनशन जो केंद्र सरकार से मांगों को लेकर है उसको मोदी जी और शिवराज जी कब खत्म कराएंगे, इस पे जवाब दें। 750 किसानों की शहादत का हिसाब दें। जहां तक आम आदमी पार्टी का प्रश्न है तो अरविंद केजरीवाल जी ने तो 50,000 रुपए हेक्टेयर किसानों को मुआवजा दिया है फसल बर्बादी का। दिल्ली के बॉर्डर पे किसान जब आंदोलन कर रहे थे तो उनका खुलेआम समर्थन किया अरविंद केजरीवाल जी ने। उनको गिरफ्तार करने के लिए स्टेडियम मांग रही थी केंद्र की सरकार, तो स्टेडियम देने से मना कर दिया था अरविंद केजरीवाल जी ने। तो आप हमसे बात कर रहे हैं किसानों के बारे में। जब आम आदमी पार्टी के नेताओं ने शिवराज सिंह चौहान पर हमला किया तो दिल्ली बीजेपी के नेताओं ने पलटवार किया। दिल्ली के 7 सांसदों की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। इसमें मनोज तिवारी ने केजरीवाल के वो सारे वादे याद दिला दिए जो उन्होंने किसानों से किए थे। मनोज तिवारी ने कहा केजरीवाल ने किसानों के साथ हमेशा छल किया है, धोखा किया है। 10 साल में केजरीवाल की सरकार ने दिल्ली के किसानों को किसान का दर्जा तक नहीं दिया, जमीनों का म्यूटेशन नहीं कराया और न ही जमीनों का सर्कल रेट बढ़ाया। मनोज तिवारी ने कहा दिल्ली के किसानों को जो थोड़ी बहुत सहूलियतें मिली हैं वो बीजेपी के आंदोलन का नतीजा है। जिस दिल्ली में किसान को किसान का दर्जा ही नहीं दिया इन लोगों ने, शर्म नहीं आ रही इन लोगों को अपनी उस कुर्सी पर बैठ करके इस तरह की बात करते हैं। हम देश के हर किसान को किसान सम्मान निधि देते हैं, लेकिन दिल्ली के किसान को नहीं मिल सकता क्योंकि उनको किसान का दर्जा ही नहीं प्राप्त है। अभी हम लोगों ने म्यूटेशन 20 साल बाद हम लोग सारे सांसद मिलकर के और किस तरह से म्यूटेशन शुरू कराए, तो इसलिए वो लोग केवल बातों की बात करते हैं, हम लोग कार्य करके लोगों को खुशियां दे रहे हैं। किसान अपने सर्कल रेट को बढ़ाने के लिए धरने प्रदर्शन पे बैठ रहे लगातार, चाहे वो रामवीर सिंह बिधोड़ी जी हो या फिर कमल जी सहरावत या योगेंद्र जी हो, गांव के लोग उनके पास लगातार बैठ करके बातें कर रहे हैं। ये बढ़ा तक नहीं रहे हैं, ये लोग किसान की बात किया। बड़ी बात यह कि किसानों के मुद्दे पर कांग्रेस ने भी शिवराज सिंह चौहान का समर्थन किया। संदीप दीक्षित ने कहा शिवराज ने अपनी चिट्ठी में जो बातें लिखी हैं वो एकदम सही हैं। केजरीवाल बीजेपी के साथ झगड़े के चक्कर में केंद्र सरकार की स्कीम्स को जानबूझकर दिल्ली में लागू नहीं करते, इससे दिल्ली के लोगों का नुकसान हो रहा है। आम आदमी पार्टी में दिक्कत क्या है कि अपनी स्कीमें तो वो करती है जैसे भी है टूटी फूटी, जो भारत सरकार की स्कीमें हैं जो भी एक तरीके से दिल्ली के नागरिकों का अधिकार है, क्योंकि उन्होंने ऊपर किसी और पार्टी को चुना है। अब हमें पसंद हो या ना पसंद हो, ऊपर तो बीजेपी की सरकार है, तो वो अगर कोई स्कीम इंप्लीमेंट करते हैं तो उसको दिल्ली में क्रियान्वित करना दिल्ली सरकार का कर्तव्य बनता है। और यहाँ आम आदमी पार्टी बहुत ही गिरी हुई राजनीति करती है। देखिए, कांग्रेस के राज्य हैं, हमारी सरकारें हैं हिमाचल में, तेलंगाना में, हमारी सरकारें हैं कर्नाटक में। भारत सरकार की कोई स्कीम होती है हम उसको इंप्लीमेंट करते हैं, रोकते थोड़ी हैं, है ना। तो आप यहाँ जो मैंने देखा है कि कई ऐसी स्कीमें भारत सरकार की जो नहीं इंप्लीमेंट होती हैं, ये बहुत दुर्भाग्य की बात है और आम आदमी पार्टी इसमें गलत कर रही है। वोटों के लिहाज से देखें तो दिल्ली में किसानों की संख्या बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन इशू बड़ा है क्योंकि केजरीवाल ने पंजाब के किसानों से बड़े बड़े वादे किए थे। जब किसान दिल्ली में घुसे थे तो केजरीवाल ने उनका पूरा सपोर्ट किया था, किसानों को आंदोलन के लिए जगह दी, उनके लिए खाने पीने का इंतजाम किया। इसका फायदा केजरीवाल को पंजाब के चुनाव में हुआ, लेकिन वादे पूरे नहीं हुए और बीजेपी दिल्ली के लोगों को बता रही है कि केजरीवाल जो वादे अब दिल्ली में कर रहे हैं वही वादे उन्होंने पंजाब के लोगों से किए थे। पंजाब में न महिलाओं को सम्मान राशि मिली, न बुजुर्गों को पेंशन मिली, न टीचर्स को नौकरी मिली, न किसानों को एमएसपी मिली। ये बात केजरीवाल को चुभ गई है, लेकिन मुश्किल यह कि वो कुछ कर नहीं सकते क्योंकि सबको पता है कि पंजाब के किसान हरियाणा के बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे हैं और पंजाब सरकार को सुप्रीम कोर्ट से लगातार फटकार मिल रही है। सुप्रीम कोर्ट ने आज
पंजाब की भगवंत मान सरकार को एक बार फिर डांट लगाई। पिछले 15 दिन से सुप्रीम कोर्ट पंजाब सरकार को 38 दिन से अनशन पर बैठे जगजीत सिंह डल्लेवाल को हॉस्पिटल में भर्ती कराने का निर्देश दे रही है। पंजाब सरकार बार बार और टाइम मांग लेती है। 3 दिन पहले टाइम मांगा था, आज डेडलाइन खत्म हो गई, लेकिन पंजाब सरकार ने कुछ नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस उज्जवल भुइयां और जस्टिस सूर्यकांत की डबल बेंच ने कहा, पंजाब सरकार का रवैया डेडलॉक को खत्म कराने वाला नहीं है। पंजाब सरकार के अफसरों ने मीडिया में ऐसे बयान दिए जिससे लगता है कि कोर्ट ने डल्लेवाल का अनशन तोड़वाने का निर्देश दिया है। इससे हालात और मुश्किल हो गए, जबकि कोर्ट ने डल्लेवाल को सिर्फ मेडिकल सपोर्ट देने की बात कही थी। लेकिन पंजाब सरकार के वकील ने कहा, अफसरों ने डल्लेवाल को समझाने की कोशिश की, लेकिन वो मान नहीं रहे हैं और सरकार उनके साथ जबरदस्ती नहीं कर सकती। इसके बाद कोर्ट ने पंजाब सरकार को 4 दिन की मोहलत और दे दी। आज पहली बार पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान इस मामले में सफाई देने सामने आए। भगवंत मान ने इस मामले में केंद्र सरकार को घसीटा। उन्होंने कहा कि मामला केंद्र सरकार की जिद के कारण फंसा है। किसानों का रास्ता हरियाणा की सरकार ने रोका है। किसानों की मांगे केंद्र सरकार से हैं। इसमें पंजाब की सरकार क्या कर सकती है? भगवंत मान ने कहा, सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार से कहे कि वो बातचीत का दरवाजा खोल दे तो मामला अपने आप हल हो जाएगा। मंगां जेड़ियां सारियां सेंटर नाल रिलेटेड ने। किसानों की सारी मांगी केंद्र सरकार से जुड़ी हैं। सुप्रीम कोर्ट बीच में आया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि डल्लेवाल की सेहत का ख्याल रखना पंजाब सरकार की जिम्मेदारी है। हम अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। मैंने डल्लेवाल से परसों खुद भी बात की। उनसे कहा कि उनकी सेहत सबके लिए बहुत जरूरी है। केंद्र सरकार चाहती है कि उन्हें उठाकर ले आए। क्यों जी? ना वो उग्र हो रहे हैं, ना वहाँ कोई ऐसा तनाव है कि किसी भी वक्त चिंगारी भड़क जाए। हाँ, वो हमारी सीमा के अंदर बैठे जरूर हैं, लेकिन ये मामला तभी निपटेगा जब केंद्र सरकार उनसे बात करे। सारे स्टेक होल्डर्स को बुला लें और बात कर लें। बात करने की बजाय पंजाब सरकार पर जिम्मेदारी डाल रहे हैं। आंसू गैस के गोले हरियाणा ने चलाए। मांग दिल्ली से है। मोदी सरकार उनसे बात नहीं कर रही। पंजाब सरकार बीच में कहां से आई? हम नहीं चाहते किसी को चोट आए, कोई जख्मी हो, लेकिन हम लगातार उनकी सेहत पर नजर बनाए हुए हैं। डॉक्टर वहां हैं। जब भी वो इजाजत देते हैं हम टेस्ट कर रहे हैं। लेकिन ये तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि जबरदस्ती आप किसी को कुछ खिला नहीं सकते। मेडिकली हम कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। हमने कोर्ट में एफिडेविट दिया है कि हम आपके ऑर्डर को मानने के लिए वचनबद्ध हैं, लेकिन सबसे अच्छा तरीका यह है कि केंद्र सरकार उनसे बातचीत का रास्ता खोले। ख्याल रखना साडा फर्ज है, पर गलबात इसमें तीसरा पक्ष है अकाली दल का। अकाली दल ने भगवंत मान के दावों को सफेद झूठ करार दिया। अकाली दल के नेता दलजीत सिंह चीमा ने कहा, भगवंत मान अपनी इज्जत बचाने के लिए केंद्र सरकार की आड़ में छुप रहे हैं। हकीकत यह कि पंजाब सरकार वही करती है जो दिल्ली से कहा जाता है। दलजीत चीमा ने कहा कि भगवंत मान का रिमोट कंट्रोल केजरीवाल के पास है, इसलिए कोर्ट को अरविंद केजरीवाल को आदेश जारी करना चाहिए, तभी कुछ हो पाएगा। कोर्ट ने तो जो कहा है वो देश की सबसे बड़ी कोर्ट है, वो कह सकते हैं। लेकिन मुझे तो ये नहीं मालूम होता कि पंजाब सरकार है कहाँ। यहाँ तो कोई गवर्नमेंट नाम की चीज़ ही नहीं है, तो कोर्ट किसको कह रही है? क्योंकि यहाँ तो एक खाना पूर्ति के लिए एक चीफ मिनिस्टर बैठा है, कुछ मिनिस्टर बैठे हैं। सरकार तो दिल्ली से चलती है। मेरा तो कोर्ट से निवेदन यही है कि कुछ कहना तो उनको कहें। जो असली सरकार है इनके पास तो है ही कुछ नहीं, ये तो खाली डिब्बे हैं। असली कंट्रोल तो ऊपर केजरीवाल का है और उसको स्वाय राजनीति के और कोई काम ही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की चिंता जायज है। डल्लेवाल को मेडिकल सपोर्ट की जरूरत है, लेकिन पंजाब सरकार को लगता है उसने डल्लेवाल के साथ जोर जबरदस्ती की तो किसानों का कहर भगवंत मान पर टूटेगा। वो अपनी मुसीबत केंद्र सरकार पर डालना चाहते हैं। इसीलिए अकाली दल ने कहा कि कोर्ट केजरीवाल को आदेश दे, लेकिन यह सिर्फ कहने की बात है। सुप्रीम कोर्ट भी इस मामले में फूंक फूंक कर कदम रख रहा है, क्योंकि डल्लेवाल की हेल्थ एक सेंसिटिव इशू है। दिल्ली के चुनाव से पहले रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों का मुद्दा भी गर्म है।
बीजेपी और केजरीवाल के बीच इस इशू पर आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। आज दिल्ली पुलिस ने बांग्लादेशी घुसपैठियों को दिल्ली में बसाने वाले एक बड़े रैकेट का पर्दाफाश करने का दावा किया। पुलिस ने इस मामले में 4 लोगों को अरेस्ट किया है, जिनमें 2 बांग्लादेशी हैं। ये सब बांग्लादेशी नागरिकों की घुसपैठ कराते थे। उनको अलग अलग राज्यों से, अलग अलग रास्तों से दिल्ली और कोलकाता जैसे बड़े शहरों तक पहुंचाते थे और उनके लिए आधार कार्ड, राशन कार्ड और वोटर कार्ड बनवाने का इंतजाम भी करते थे। दिल्ली पुलिस ने आज बताया कि पिछले साल अक्टूबर में एक मर्डर केस में जांच के दौरान इस रैकेट का खुलासा हुआ। अब तक 33 बांग्लादेशियों को अरेस्ट करने के बाद उनको वापस बांग्लादेश भेजा जा चुका है, लेकिन इन लोगों से जो क्लू मिले उससे घुसपैठ कराने वाले एक बड़े गिरोह का भंडाफोड़ हुआ। इस गिरोह के पास 6 आधार कार्ड और 5 पैन कार्ड मिले। पुलिस के मुताबिक यह रैकेट अनीस शेख नाम का एक शख्स चला रहा है, जो बांग्लादेशी है। वो 15 साल पहले भारत आया था और इसके बाद अनीस ने भारत में फेक दस्तावेज बनाने वालों से डील कर ली। घुसपैठ कराने के लिए बांग्लादेश और असम में एजेंट रखती है और फिर बांग्लादेश के नागरिकों को नॉर्थ ईस्ट के राज्यों से घुसपैठ कराकर भारत लाने लगा। दिल्ली में पुलिस का एक्शन शुरू हुआ। अनीस शेख वापस बांग्लादेश भाग गया, लेकिन उसके साथी बिलाल, तान्या, आशीष मेहरा और अमीनुर इस्लाम को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। 3 मेजर पार्ट आप देखेंगे। एक बांग्लादेशी तरफ से जो आने वाले इमिग्रेंट को डंकी रूट से इंडियन बॉर्डर में पुश करता था। उनका एक एजेंट डंकी रूट से, उनका सिर्फ काम होता है उनको बांग्लादेश की सीमा से बाहर लेके इंडियन सीमा तक पहुंचाना। दूसरा काउंटर पार्ट इंडियन साइड में होता है, जो जब वो बॉर्डर क्रॉस कर लेते हैं तो उनको रिसीव करता है, उनको फैसिलिटेट करता है, रात को रुकवाता है और उनको फर्दर ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड करके वो टुवर्ड्स असम, पहले असम लेके आता है और असम के थ्रू फर्दर ट्रेन के माध्यम से दिल्ली, कलकत्ता या जहां भी उसको नेक्स्ट डेस्टिनेशन होता है वहां भेजता है। और थर्ड मॉड्यूल जो फाइनल डेस्टिनेशन है, जो सेकंड मॉड्यूल ट्रांजिट का काम करता है और फाइनल मॉड्यूल जो दिल्ली में और दिल्ली एनसीआर में है, वो वहां पर इसको रिसीव करता है, रुकवाता है, उनको कुछ इनिशियली चीजें मुहैया कराता है काम धंधे के लिए और फाइनली उनके फोर्स डॉक्यूमेंट बना के, आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट बनाता है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ताकि वो यहां पर अपना जीवन यापन कर सके, रह सके। बांग्लादेशियों की घुसपैठ कराने की इस रैकेट में वैसे तो 2 ही बांग्लादेशी पकड़े गए हैं, लेकिन ये मामला बड़ा है। पुलिस ने जो खुलासा किया है उससे यह साबित हो रहा है कि बांग्लादेशी लोगों को भारत में लाकर बसाने के लिए कई सारे गैंग मिलकर एक बड़ा रैकेट चला रहे हैं। घुसपैठियों को बॉर्डर पार कराने की जिम्मेदारी अलग गैंग की है। फिर त्रिपुरा, असम और पश्चिम बंगाल से घुसपैठियों को बिहार, यूपी, महाराष्ट्र, दिल्ली और केरल तक पहुंचाने की जिम्मेदारी दूसरे गैंग की होती है। फिर इन राज्यों में घुसपैठियों को बसाने, भारत में उनके आई कार्ड बनवाने का काम तीसरा गैंग करता है। ये नेटवर्क काफी बड़ा है और पूरे कोऑर्डिनेशन के साथ चलता है। एक बार कोई घुसपैठिया भारत में आकर बस जाए, उसके डॉक्यूमेंट बन जाएं, तो उसको आइडेंटिफाई करना, पहचान निकालना मुश्किल होता है। उसे पकड़ना और भी कठिन हो जाता है। बांग्लादेशी घुसपैठिए फर्जी दस्तावेजों के आधार पर भारत के नागरिक बन जाते हैं, उन्हें वोट देने का अधिकार मिल जाता है और फिर उन्हें निकालने के मुद्दे पर सियासत शुरू हो जाती है और दिल्ली में यही हो रहा है। बीजेपी बांग्लादेशी घुसपैठियों को निकालने की मांग कर रही है। केजरीवाल और उनकी पार्टी पर बांग्लादेशी घुसपैठियों को सपोर्ट करने का आरोप लगा रही है। तो जवाब में केजरीवाल पूछ लेते हैं कि बीजेपी बताए कि बांग्लादेशी घुसपैठिए देश में आए कैसे, क्योंकि सीमा पर रखवाली की जिम्मेदारी तो केंद्र सरकार की है। आज ममता बनर्जी ने तो और ज्यादा चौंकाने वाला बयान दिया।
ममता बनर्जी ने कहा कि बीएसएफ ही बांग्लादेश से घुसपैठ करवा रही है। ममता ने कहा कि बॉर्डर पर चल रहे घुसपैठ के पूरे रैकेट की खबर उनके पास है। ममता ने कहा कि इंटरनेशनल बॉर्डर की सुरक्षा बीएसएफ करती है और बीएसएफ सीधे होम मिनिस्ट्री के अंडर आती है। बीएसएफ के अफसर पैसे लेकर घुसपैठ कराते हैं और इल्जाम तृणमूल कांग्रेस पर लगाते हैं। ममता बनर्जी ने कहा कि उन्होंने डीजीपी राजीव कुमार से उन चेक पॉइंट्स का पता लगाने को कहा जहां से घुसपैठ होती है और ये घुसपैठ कौन कौन लोग कराते हैं। ममता बनर्जी ने कहा वो इस बारे में होम मिनिस्ट्री को एक लेटर भी लिखेंगी। बीएसएफ इस्लामपुर दिए लोग ढोकाচ্ছে। बीएसएफ इस्लामपुर से लोग घुसे हैं, हमारे पास खबर है। सिताई से घुसपैठ हुई है, चोपड़ा से घुसपैठ हो रही है और भी बहुत जगहों से घुसपैठ हो रही है। बीएसएफ महिलाओं के साथ अत्याचार कर रही है। आपने विरोध क्यों नहीं किया? कहां कहां से लोग आए हैं। बीएसएफ ने उनको न जाने कितनी जगहों से आने दिया है, क्योंकि सीमा सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारे हाथ में नहीं है। सीमा पर रखवाली की जिम्मेदारी बीएसएफ के हाथ में है। बीएसएफ अपनी गलती का ठीकरा तृणमूल कांग्रेस पर फोड़ रही है। डीजी राजीव कुमार को मैं कहूंगी कि वो देखें कि लोग कहां से घुसपैठ कर रहे हैं। बीएसएफ लोगों को कहां कहां से घुसपैठ करने दे रही है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह आज बंगाल में थे। उन्होंने ममता को तुरंत जवाब दिया। गिरिराज पश्चिम बंगाल के नॉर्थ 24 परगना जिले में एक सरकारी प्रोग्राम में पहुंचे थे। नॉर्थ 24 परगना का बॉर्डर बांग्लादेश से मिलता है। गिरिराज सिंह ने बॉर्डर एरिया का दौरा भी किया। इसके बाद गिरिराज सिंह ने कहा कि बांग्लादेश से सबसे ज्यादा घुसपैठ बंगाल के रास्ते से होती है, क्योंकि बांग्लादेशी घुसपैठियों को बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार पनाह देती है। गिरिराज सिंह ने कहा ममता बनर्जी मुस्लिम वोट के चक्कर में देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करती हैं। आज बांग्लादेशी घुसपैठ बंगाल एक नर्सरी बन गया है। जो भी पकड़ा रहा है बंगाल के बाहर बांग्लादेशी, उसका एड्रेस, ज़्यादातर का एड्रेस बंगाल का है। और ये ममता दीदी वोट की लालच में ये काम कर रही हैं और बंगाल में एंट्री गेटवे ऑफ बांग्लादेशी मुस्लिम रोहिंग्या का बन गया है और बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है। ये पूरा और दुनिया का देश लगा हुआ है, इनके अत्याचार को देख रहा है। रास्ता निकलेगा, कोई बहुत दिन नहीं लगेगा। गिरिराज सिंह ममता बनर्जी के बारे में इस तरह की बातें पहले भी कहते रहे हैं, ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन ममता बनर्जी ने आज जो कहा वो सीरियस है। वो बंगाल की मुख्यमंत्री हैं। बांग्लादेश का बॉर्डर बंगाल से लगता है और बॉर्डर की सुरक्षा करने वाली बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स एक बहादुर जवानों की फोर्स है। उस पर एक राज्य के मुख्यमंत्री सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कराने का इल्जाम लगाएं, जवानों की देशभक्ति पर सवाल उठाएं, ये ठीक नहीं है। ममता बीजेपी पर हमला कर सकती हैं, केंद्र सरकार से सवाल पूछ सकती हैं, केंद्र सरकार को निशाने पर ले सकती हैं, ये सारी बातें समझ में आती हैं। लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस को राजनीति का मोहरा बनाना ये ठीक नहीं है। आज बांग्लादेश से एक और बुरी खबर आई। आज बांग्लादेश की कोर्ट ने 1.5 महीने से जेल में बंद हिंदू संत चिन्मय कृष्णदास की बेल पिटीशन खारिज कर दी। संत चिन्मय दास की जमानत याचिका पर आज चटगांव की सेशन कोर्ट में सुनवाई हुई। हालांकि आज चिन्मय दास को कोर्ट में पेश नहीं किया गया, लेकिन उनकी तरफ से 11 वकीलों ने जिरह की। करीब आधे घंटे की बहस के बाद जज मोहम्मद सैफुल इस्लाम ने जमानत की अर्जी को खारिज कर दिया। बांग्लादेश में हिंदुओं पर जुल्म के खिलाफ आवाज उठाने वाले संत चिन्मय कृष्णदास को पिछले साल 25 नवंबर को ढाका एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया था। बांग्लादेश की पुलिस ने चिन्मय दास पर देशद्रोह का इल्जाम लगाया है। संत चिन्मय कृष्णदास की बेल पिटीशन खारिज होने पर इस्कॉन ने अफसोस जताया। कोलकाता में इस्कॉन के वाइस चेयरमैन राधा रमन दास ने कहा कि जेल में संत चिन्मय दास की सेहत लगातार गिर रही है, उनकी हालत ठीक नहीं है, लेकिन अब क्या किया जा सकता है। हाईकोर्ट में अपील ही एक उपाय है, इसलिए अपील की जाएगी।
तृणमूल कांग्रेस ने भी चिन्मय कृष्णदास की बेल पिटीशन खारिज होने पर दुख जताया। अभिषेक बैनर्जी ने कहा, चिन्मय दास के साथ जो हो रहा है वो बांग्लादेश में हिंदुओं की हालात समझने के लिए काफी है। इसके बाद अभिषेक बैनर्जी ने सियासी बात की। उन्होंने कहा, बांग्लादेश में हिंदुओं पर जुल्म हो रहा है, लेकिन तृणमूल कांग्रेस तो इसमें कुछ नहीं कर सकती क्योंकि ये एक अंतर्राष्ट्रीय इशू है। ये केंद्र सरकार का मसला है और केंद्र सरकार खामोश बैठी है। किंतु आमी चाई केंद्र सरकारेर एटा काज। हम तो कब से अपना रुख स्पष्ट कर चुके हैं कि केंद्र सरकार बांग्लादेश की अंतरिम सरकार से बात करे। बांग्लादेश में जो लोग गुंडागर्दी, महिलाओं से बदसलूकी और राहजनी जैसे जुर्म कर रहे हैं, बांग्लादेश के बेगुनाह अल्पसंख्यक समुदाय के घरों को, मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, उनके घरों पर हमले किए जा रहे हैं। ऐसा करने वालों के खिलाफ इंटरिम सरकार को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। हमारी सरकार को भी ठोस कदम उठाना चाहिए। कुछ दिन पहले हमारे विदेश सचिव बांग्लादेश गए थे। नियमों के मुताबिक अगर कोई कहीं जाता है तो पार्लियामेंट सेशन के दौरान संसद को इसकी जानकारी देनी होती है और अपडेट करना होता है। यही परंपरा है। पार्लियामेंट को पता होना चाहिए कि क्या हुआ, समाधान क्या है, लेकिन कोई बयान नहीं आया। विदेश मंत्री चुप हैं, विदेश सचिव चुप रहे, गृह मंत्री और गृह सचिव भी खामोश हैं, प्रधानमंत्री चुप हैं, रक्षा मंत्री चुप हैं, सबने चुप्पी साध रखी है। प्रधानमंत्री चुप। मुझे लगता है कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर जो जुल्म हो रहे हैं वो सियासत का मुद्दा नहीं होना चाहिए। इस मामले में राजनीति से ऊपर उठकर सभी पार्टियों को एक स्वर में बात करनी चाहिए। लेकिन ममता बनर्जी की मुश्किल थोड़ी अलग है। पश्चिम बंगाल में मुसलमानों के वोट 30% हैं। ममता को इस वोट बैंक की हमेशा फिक्र रहती है, इसलिए वो और उनकी पार्टी के नेता बांग्लादेश के हिंदुओं के साथ हमदर्दी तो जताते हैं, लेकिन इसके खिलाफ आवाज उठाने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार पर डाल देते हैं। आज हिमाचल में राज्य सरकार के मंत्रियों और कांग्रेस के विधायकों ने बिजली की सब्सिडी छोड़ने का ऐलान किया। अब मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू समेत सभी मंत्री और विधायक अपने बिजली के बिल खुद भरेंगे। असल में कल चीफ मिनिस्टर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आम लोगों से बिजली पर मिल रही सब्सिडी छोड़ने की अपील की थी। सुक्खू ने कहा था, जो पैसे वाले लोग हैं बिजली का बिल भर सकते हैं, वो सब्सिडी छोड़ दें, जिससे हिमाचल के गरीब लोगों की मदद की जा सके, योजनाओं को लागू करने के लिए पैसे जुटाए जा सके। इसके बाद आज सुक्खू अपने मंत्रियों को साथ लेकर कैमरे के सामने आए और सब्सिडी छोड़ने के दस्तावेज हिमाचल प्रदेश बिजली बोर्ड के चेयरमैन संजय गुप्ता को सौंपे। सुक्खू ने बताया, उनके नाम पर बिजली के 5 कनेक्शन हैं, मंत्रियों के नाम से भी बिजली के कई कनेक्शन हैं। अब सबका बिल सरकारी खजाने से भरा जाता था, लेकिन अब कांग्रेस के मंत्री और विधायक बिजली के बिल खुद पे करेंगे। सुक्खू ने कहा, उन्हें पूरी उम्मीद है कि हिमाचल के पैसे वाले लोग भी सब्सिडी छोड़ेंगे और जो लोग ऐसा करना चाहेंगे उनकी मदद के हेल्पलाइन शुरू की गई है और सब्सिडी छोड़ने की सुविधा ऑनलाइन अवेलेबल है। मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा, इससे हिमाचल सरकार को सालाना 200 करोड़ रुपए की बचत होगी। जो अमीर लोग हैं उनको किसी प्रकार का अनुदान नहीं मिलना चाहिए, और इस अनुदान के दृष्टिकोण से मुख्यमंत्री के तौर पर जब मैं हूँ, मुझे सब कुछ मिलता है, हमारे मंत्रिमंडल के सदस्य सब कुछ मिलता है और हम पे करने की कैपेसिटी में हैं। तो हमने ये कोशिश की है कि जो समृद्धशाली लोग हैं वो स्वेच्छा से भी अपनी जो बिजली का अनुदान है, जो बिजली की सब्सिडी है, उसका त्याग कर सकते हैं। जिन लोगों को अनुदान देना होगा, हमारी सरकार उन लोगों को अनुदान देगी। इस सारे प्रकार से 200 करोड़ रुपए की आय होगी। इन सब कदमों से हम आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ेंगे और 2032 में जो हमारा संकल्प है, हमारी सरकार का संकल्प है कि हिमाचल प्रदेश आत्मनिर्भर बनेगा। सुक्खू के ऐलान को बीजेपी ने कांग्रेस का नया ड्रामा करार दिया। पूर्व मुख्यमंत्री और नेता विपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस 2 साल पहले 10 गारंटी के वादे के साथ सत्ता में आई थी। इसमें एक गारंटी 300 यूनिट बिजली फ्री देने की बात थी। जयराम ठाकुर ने कहा, मुफ्त बिजली तो दूर, अब कांग्रेस बिजली पर मिल रही सब्सिडी भी वापस लेना चाहती है। जनता इसका जवाब देगी। जो गारंटी दी थी, उन गारंटियों को मैं उनको स्मरण करा रहा हूं कि जो आपने बोला था
उसके विपरीत आप फैसले ले रहे हैं। आपने 300 यूनिट कहा था, आप अब बिजली फ्री देने की बातें तो छोड़िए, आप उसमें लोगों से इस बात के लिए भी कह रहे हैं कि आप सब्सिडी भी छोड़ दीजिए। और इसके अलावा आपने 5 लाख नौकरी की बात कही थी, आपने एक ही नोटिफिकेशन से हिमाचल प्रदेश की 1.5 लाख नौकरियां समाप्त कर दी, जो 2 साल से खाली पड़े पद हैं। और इस प्रकार से आपने हिमाचल प्रदेश में जितनी भी गारंटी थी, गोबर की गारंटी, उसके बाद दूध की गारंटी, उसके बाद नौकरियों की गारंटी, उसके बाद जितनी भी गारंटी दी थी, उन गारंटियों में आप सफल नहीं हो पाए पूरा करने के लिए। तो जिसके बलबूते आप सत्ता में आए उसी को आप भूल गए हैं, तो ये जनता के साथ बहुत बड़ा धोखा है। और मैं ही नहीं चाह रहा हूं, पूरे हिमाचल प्रदेश की जनता चाह रही है कि आप नए सिरे से जनमत हासिल करें। चीफ मिनिस्टर सुक्खू ने बिजली की सब्सिडी छोड़कर एक अच्छा काम किया है। ये एक मिसाल बननी चाहिए। जो भी लोग संपन्न हैं, अपने बिल भर सकते हैं, उन्हें सरकार से मिलने वाली सब्सिडी नहीं लेनी चाहिए, और ये सब केसेस में होना चाहिए। असल में ओरिजिनली ये आइडिया नरेंद्र मोदी का है। उन्होंने 2014 में लोगों से एलपीजी पर मिलने वाली सब्सिडी छोड़ने की अपील की थी, जिस पर लोगों ने अच्छा रिस्पॉन्स दिया था, और 2 साल के अंदर 1.25 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने घरेलू गैस पर मिलने वाली सब्सिडी छोड़ दी थी, जिससे सरकार द्वारा सब्सिडी पर होने वाला खर्च कम हो गया और करोड़ों का फायदा हुआ। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अजमेर शरीफ दरगाह के लिए चादर भेजी। 813वें उर्स के मौके पर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के मज़ार पर यह चादर चढ़ाई जाएगी। माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर किरण रिजिजू कल सुबह ये चादर लेकर निजामुद्दीन दरगाह जाएंगे। इसके बाद 4 जनवरी को किरण रिजिजू अजमेर में प्रधानमंत्री की तरफ से भेजी गई चादर को गरीब नवाज के मज़ार पर चढ़ाएंगे। अजमेर शरीफ दरगाह पर प्रधानमंत्री मोदी की चादर वैसे तो एक परंपरा है, जिसका वो पिछले 11 साल से निर्वाह कर रहे हैं, लेकिन आज के माहौल में ये चादर उन लोगों को संदेश देगी जो दरगाह के नीचे मंदिर की तलाश कर रहे थे। अमेरिका के न्यू ऑर्लिन्स में हुए आतंकवादी हमले के मामले में आज कई खुलासे हुए। इस हमले में अब तक 15 बेगुनाह लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि पुलिस ने नए साल के जश्न में शामिल भीड़ को ट्रक से कुचलने वाले आतंकवादी को कल ही मार गिराया था। आज उसकी पहचान हो गई। FBI ने बताया यह हमला शमसुद्दीन अब्बार नाम के आतंकवादी ने किया था, जो पहले अमेरिकी सेना में काम करता था। जब्बार को उसकी बहादुरी के लिए मेडल मिला था। जब्बार के ट्रक से कई विस्फोटक और इस्लामिक स्टेट का झंडा मिला है। एक ID डिवाइस भी मिली है, जिसमें रिमोट कंट्रोल से विस्फोट करने की ताकत थी। FBI को शक है उसने यह हमला अकेले नहीं किया। इस हमले की प्लानिंग में कई और लोग भी शामिल थे। अब उन सब की तलाश की जा रही है। नए साल पर अमेरिका के लास वेगस में भी ट्रंप इंटरनेशनल होटल के बाहर एक ट्रक में धमाका हुआ। इस धमाके में एक शख्स की जान चली गई, जबकि 7 लोग जख्मी हो गए। जांच करने पर इस ट्रक में बड़ी तादाद में आतिशबाजी का सामान और मोटार बरामद हुए। पुलिस के मुताबिक शुरुआती तौर पर ऐसा लग रहा है कि ट्रक में रखे विस्फोटक की वजह से ही धमाका हुआ। न्यूयॉर्क के एक क्लब में भी न्यू ईयर पार्टी के दौरान फायरिंग हुई, जिसमें 11 लोग घायल हो गए। न्यूयॉर्क के क्वींस में 4-5 हथियारबंद लोगों ने क्लब में एंट्री के लिए जो लोग खड़े थे उन पर अंधाधुंध गोलियां चलाई और फिर एक गाड़ी में भाग निकले। एक दिन में 3 जगह हमले अमेरिका के लिए वाकई में चिंता की बात है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न्यू ऑर्लिन्स में हुए कायराना आतंकवादी हमले की निंदा की है। मोदी ने कहा, हमारी प्रार्थना विक्टिम्स और उनके परिवार वालों के साथ है। हम भी भगवान से यही प्रार्थना कर सकते हैं कि उन्हें इस दुख से निपटने के लिए शक्ति दे।